लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी के इस पोर्शन में हम लोग अनबाउंडेड वाले भाग को देखने वाले हैं। ये भाग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि अगर एंड तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने या अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित एलपीपी को ग्राफ द्वारा हल करें। न्यूनतमीकरण करना है z बराबर 3x प्लस 5y, जबकि व्यवरोध है x प्लस वाई बराबर बराबर 2, x प्लस 3y बराबर बराबर 3 और ऋणात्तर व्यवरोध है x बराबर बराबर 0, y बराबर बराबर 0। हम लोग एक एक असमीका पे बारी बारी से बात करेंगे ताकि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जितना भी व्यवरोध हैं अर्थात प्रतिबंध है उन सारे प्रतिबंधों को लिख लेंगे। पहला प्रतिबंध है x प्लस वाई बराबर बराबर 2, इसे 1 नंबर मान लेते हैं। दूसरा है कंडीशन x प्लस 3y बराबर बराबर 3 और ऋणात्तर व्यवरोध है x बराबर बराबर 0, y बराबर बराबर 0, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से एक एक असमीका पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस असमीका पे हम बात करते हैं। तो इस असमीका का सबसे पहले हम संगत समीकरण लेंगे। ठीक है, असमीका एक का संगत समीकरण। तो जब संगत समीकरण हम लोग लेते हैं तो जो असमीका का साइन होता है वो साइन बिल्कुल हट जाता है। ये हो गया हमारा संगत समीकरण। अब इस संगत समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए बारी बारी से हम एक बार x पर 0 रखेंगे और एक बार y पे 0 रखेंगे। तो यदि x बराबर 0 हो तो y कितना होगा? अगर 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगर यदि हम y पे 0 रखते हैं तो x हमारा 2 हो जाएगा। तो इस संगत समीकरण का एक सारणी बना लेंगे। 0 पे 2 और ये 2 पे 0। ये असमीका एक का संगत समीकरण है और उसकी ये सारणी है। ठीक है, अब इस सारणी से हम एक ग्राफ खींचेंगे। नीचे की ओर ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। यहाँ अगर 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं। ठीक है, हम चूँकि बारी बारी से एक एक समीकरण का ग्राफ खिंचवा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कहीं भी डाउट न रह जाए। ठीक है, तो अब इस संगत समीकरण से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो इसका ग्राफ हो जाएगा 0 पे 2, 0 पे 2, 0 पर 2 इधर लिख देंगे और ये है 2 पे 0। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, सीधे मिला देंगे। ठीक है, इसे आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये जो लाइन है x प्लस वाई बराबर 2 की लाइन है, लेकिन हम लोग अब इस असमीका के बारे में सोचेंगे कि इस असमीका का हल क्षेत्र किधर होगा, क्योंकि हमने तो संगत समीकरण का ग्राफ खींचा है। तो इस असमीका 1 का हल क्षेत्र किधर होगा ये बात पता कर लेते हैं। इस बात को पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस असमीका को लिख लेंगे और इस असमीका में इस लाइन के या तो इधर का बिंदु या इस लाइन के उधर वाला कोई बिंदु लेंगे। तो सबसे जो सुविधाजनक बिंदु होता है मूल बिंदु 0 0, उसको रखते हैं और रख कर चेक करते हैं कि इस मूल बिंदु को सेटिस्फाइड करता है
या नहीं करता है। तो यहाँ आ गया 0 बड़ा और बराबर 2, तो 0 बड़ा नहीं होता है 2 से, इसलिए ये जो पॉइंट है इस असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात ये असत्य है। इसलिए इस लाइन का हल क्षेत्र इस बिंदु की ओर न होकर इसके विपरीत साइड में होगा, अर्थात मूल बिंदु के विपरीत साइड में इसका हल क्षेत्र होगा। तो इसे इधर की ओर घुमा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो काम हमने इस असमीका को हल करने के लिए किए हैं वही काम इस असमीका को हल करने के लिए भी करना है, ठीक है। असमीका 2 का संगत समीकरण लेंगे। संगत समीकरण बोले तो जो असमीका का साइन है उस साइन को हटा के इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहां भी क्या करेंगे, एक बार x पे 0 रखना है। तो x पर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ अगर 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3y बराबर 3, और इसको हल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। फिर एक बार क्या करेंगे कि y पे 0 रख देंगे। तो अगर हम y पे 0 रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब इस संगत समीकरण का एक सारणी बना लेंगे, जैसे पहले इक्वेशन को बनाए थे, इसका एक सारणी बना लिए। ये संगत समीकरण 2 का सारणी है, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 0 पे 1 और ये 3 पे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ आसानी से खींच लेंगे। 0 पे 1, तो 0 पे 1 हो जाएगा हमारा यहाँ, 0 पे 1 हो गया यहाँ, 3 पे 0 हो जाएगा यहाँ, 3 पे 0 हो गया यहाँ। अब इस पॉइंट को सीधे मिला देना है, इसको क्या करिएगा, सीधे मिला देना है। आप लोग एग्जाम में स्केल से मिलाइएगा। ये जो लाइन है x प्लस 3y बराबर 3 का ग्राफ है, ये x प्लस 3y बराबर 3 का ग्राफ है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये तो हमने संगत समीकरण का ग्राफ खींचा था। अब हम लोग चेक करें कि x प्लस 3y बड़ा और बराबर 3 का सलूशन क्षेत्र किधर होगा। इस बात को भी पता करने के लिए हम लोग कोई बिंदु ले लेंगे, वहीं मूल बिंदु रख लेंगे और इसे चेक करेंगे। चेक करेंगे तो ये समीकरण भी इस बिंदु को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी हल क्षेत्र इस बिंदु की ओर ना होकर इसके विपरीत साइड में होगा। तो इसे ऊपर की ओर ऐसे आपको घुमा देनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो ऋणात्तर व्यवरोध है इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि x बड़ा और बराबर 0 का ग्राफ और हल क्षेत्र इधर की ओर होता है, और सिमिलरली y बड़ा और बराबर 0 का ग्राफ और सलूशन क्षेत्र इधर की ओर होगा। तो हमने जितने भी प्रतिबंध थे, जितने भी एक व्यवरोध दिख रहा है, इन सारे व्यवरोध से हम लोग ग्राफ खींच लिए। अब हम लोग सुसंगत हल क्षेत्र चेक करेंगे कि कहाँ है। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि जितने भी व्यवरोध हैं सभी व्यवरोध को संतुष्ट करने वाला जो कॉमन क्षेत्र होता है वही सुसंगत हल क्षेत्र होता है। तो अगर इन सारे व्यवरोध को देखा जाए तो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन कह रही है कि मेरा हल क्षेत्र उधर की ओर होगा, उधर की ओर होगा, और ये लाइन जो है ये भी लाइन कह रही है कि मेरा हल क्षेत्र उधर की ओर होगा। ये लाइन कह रही है कि मेरा हल क्षेत्र उधर की ओर होगा, ये भी लाइन कह रही है कि मेरा हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। तो सारे व्यवरोध में जो कॉमन क्षेत्र हुआ ये हो गया, यानी यही हमारा हो गया सुसंगत हल क्षेत्र। इस सुसंगत हल क्षेत्र को आपको एग्जाम में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं दिखाएंगे तो नंबर कटेगा,
ठीक है, बढ़िया से कलर कर देना है। उसके बाद जैसे जैसे हमने आपको लिख कर बताए हैं वैसे आपको एग्जाम में भी लिखनी है। अब यहाँ एक बात लिख दीजिएगा कि असमिका 1, 2, 3 का ग्राफ खींचने पर सुसंगत ग्राफ खींचने पर सुसंगत क्षेत्र यानी फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, इसको y रहने देते हैं, यहाँ a नाम दे देते हैं, यहाँ b नाम दे देते हैं, यहाँ c नाम रख देते हैं, वो x रहेगा। तो सुसंगत क्षेत्र y a b c x हैं, जो अपरिबद्ध है यानी अनबाउंडेड है, अपरिबद्ध है, जिसका कोणीय बिंदु जो भी कोणीय बिंदु है उसको लिखिए कॉर्नर पॉइंट। तो A हो जाएगा हमारा 0 पे 2, B नहीं पता है, B निकालना पड़ेगा, C कितना है 3 पे 0 है, ठीक है। अब हमारे अब B जो है ये नहीं पता है, तो इसको हम लोग पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? तो ये जो लाइन है x + 3y = 3 और ये जो लाइन है x + y = 2, इन दोनों लाइन को अगर हम लोग हल कर लेते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम लोग हल कर लेते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा एक्स वाई, वही इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, इसको माइनस कर दीजिए माइनस कर लीजिएगा तो ये कट जाएगा, 3y में से y घटेगा तो 2y हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 1/2। अब y का मान 1/2 यहाँ रखिएगा, यानी कि किसी भी समीकरण में रखिएगा। जैसे x + y = 2 है और y का मान निकल गया है हम लोग का 1/2, तो अगर y का मान हम लोग 1/2 रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसको अगर हम इधर लाएं तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर से हट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 में से 1 घटा 3/2। तो ये जो b का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, x का 3/2 होगा और y का 1/2 होगा। तो यहाँ हम लोग इंटरसेक्ट पॉइंट लिख लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु 3/2 पे 1/2, ठीक है। अगर कोई एलपीपी का क्वेश्चन जिसका सुसंगत हल क्षेत्र परिबद्ध हो, तो उसका आंसर जो है इसी कॉर्नर पॉइंट पे मिल जाता था। लेकिन यहाँ कुछ और भी नियम है, उस नियम को आप लोग को समझाएंगे। वीडियो में बने रहिए, नहीं तो हो जाएगी भैया दिक्कत। यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग कोणीय बिंदु, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे z का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है भाई, तो z = 3x + 5y है। तो यहाँ 3x + 5y लिख देंगे, और जो भी कॉर्नर पॉइंट आया है उस कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोणीय बिंदु कितना है, 0 पे 2, और एक कोणीय बिंदु हमारा आ गया 3/2 पे
3/2 पे 1/2 और एक और कोणीय बिंदु है, एक और कोणीय बिंदु है 3 पे 0। तो इन सारे कोणीय बिंदु पे इसका हम लोग मान निकालेंगे। 0 पे 2 अगर इसमें रखेंगे तो यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो 3 गुणा, देखिए 3/2 यहाँ रख के दिखाते हैं आप लोग को, और 1/2 y पे रखेंगे तो 5 गुणा 1/2, तो ये 9/2 5/2 9 5 14/2 बराबर 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7। और ये रखेंगे इसमें z में तो ये हो जाएगा 3 के 9, और ये रखेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 9। इसको यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं, ये हो गया 9। ठीक है। अगर सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध नहीं होता तो इसी कॉर्नर पॉइंट पे आराम से हम लोग इसका न्यूनतम मान 7 लिख देते और वही आंसर हो जाता। और मैक्सिमम पूछता यानी अधिकतम पूछता तो इसी कॉर्नर पॉइंट पे आराम से हम लोग लिख देते कि पॉइंट 02 पे z का अधिकतम मान 10 है और यही आंसर हो जाता है। लेकिन इसका सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसलिए इसी कॉर्नर पॉइंट पे इसका न्यूनतम मान जैसे यहाँ 7 आया है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि इसी कॉर्नर पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे इसका 7 न्यूनतम होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए एक रूल है कि अगर न्यूनतम चेक करनी हो तो ये 3x + 5y लिख देना है, और इसी कॉर्नर पॉइंट पे अगर सबसे न्यूनतम मान 7 आया है तो क्या करना है, 3x + 5y छोटा 7 का ग्राफ खींचना है। यानी 3x + 5y छोटा 7 का ग्राफ खींचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ खींचने पर अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं और इस ग्राफ का हल क्षेत्र लिखने के बाद अगर इसका कोई भी बिंदु सुसंगत हल क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं होता है तो इसी कॉर्नर पॉइंट पे न्यूनतम मान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ग्राफ खींचें और ग्राफ खींचने के बाद इसका जो हल क्षेत्र आएगा, सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ हो जाता है तो उसका न्यूनतम मान नहीं होगा। तो चलिए ग्राफ खींच के देखते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए यहाँ भी हम लोग संगत समीकरण ले लेंगे और सिमिलरली क्या करेंगे, एक बार हम लोग x पे 0 रख देंगे, तो x पे यहाँ 0 रखेंगे तो y = 7/5 होगा, और एक बार 0 रखेंगे y पे तो x बराबर हो जाएगा 7/3। तो 7/5 का मतलब इसमें भाग दे के देख लेना है आपको, 2.3 होगा। तो चलिए ग्राफ खींच के चेक करते हैं। 0 पे 1.4, तो यहाँ 0 है, 0 पे 1.4, तो यहाँ लगभग 0 पे 7/5। ठीक है। और ये 2.3 पे 0, 2.3 मान लीजिए यहाँ है, लगभग 2.3 यानी 7/3 पे 0। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, स्केल लगा के एकदम सीधा खींचना है। तो इसे ग्राफ खींचना है, देखिए भाई ये छोटा का साइन है तो इसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे, डॉट डॉट करके इसे मिलाएंगे, डॉट डॉट करके इसे मिलाएंगे। ठीक है। इस लाइन पर का कोई भी बिंदु नहीं लेना है, आपको सीधा डॉट डॉट करके परीक्षा में मिला देनी है। ठीक है। इसको आगे तक बढ़ा देना है। अब इसको चेक करना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर का तो कोई बिंदु लेना नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है कि इधर की ओर है।
तो ये जब हम इस असंख्या में 0 0 रख के चेक करेंगे तो 7 बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का डॉट डॉट वाली जो लाइन है उसका हल क्षेत्र इधर की ओर होगा। ठीक है, यहीं से इसको मूव करा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हम लाइन खींचे, इस लाइन का हल क्षेत्र ध्यान से देखिएगा, ये डॉट डॉट है तो इस पर का कोई भी बिंदु नहीं लेना है, और इसका हल क्षेत्र इधर की ओर है तो इधर का सारा बिंदु लेना है। तो इस लाइन का कोई भी बिंदु सुसंगत हल क्षेत्र में नहीं पड़ता है, यानी कि इस जो लाइन है इसका कोई भी बिंदु इस फिजिबल सॉल्यूशन रीजन में कॉमन नहीं है। इसलिए इसी कॉर्नर पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू 7 हो जाएगा, और अगर कॉमन हो जाता तो इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं जो आपको परीक्षा में लिखना होता है। इतना का, चूंकि इतना का ग्राफ खींचने पर कोई भी बिंदु, ठीक है, इतना का ग्राफ खींचने पर इसका कोई भी बिंदु सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। अतः z का न्यूनतम मान किस बिंदु पर? z का न्यूनतम मान इसी कॉर्नर पॉइंट के बिंदु 3/2 1/2 पर, 3/2 और 1/2 पर 7 होगा, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हमने लिखे हैं वैसे वैसे आपको परीक्षा में लिखना है, फिजिबल रीजन को शो करना है। ठीक है, समझ रहे हो?